मैं आपसे वही कहता हूं, आप समझते नहीं हो बात को। आप लोग अपने ही देशवासियों के साथ लड़ते हो, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, अपनी सरकार को गाली देते रहते हैं, हर चीज में आपस में ही करते रहते हैं, लेकिन खेल कोई और खेल रहा है। विदेशियों ने इन लोगों को पैसा दे करके यहाँ बसा दिया धीरे धीरे, और इनसे कहा कि तुम पहाड़ों पर बस गए हो, यहाँ पर खेती करो ओपीएम की, पैसा हम दे रहे हैं, अफीम की खेती करवाइए इनसे। और कुकी लोग इनका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कुकी लोगों से इनकी पहचान मिलती थी। कुकी लोग क्या कर लेते, अफीम की धीरे धीरे खेती कर करके पूरी मणिपुर को अफीम का गढ़ बना दिया। दम होनी चाहिए सच सुनने की, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देने से पहले अगर पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है। और ये पड़ोसी की बात नहीं है, मेरे आपके हमारे देश की बात है। किसी पॉइंट पे तो आकर के साथ हो जाया करो। ये हर चीज में तुम्हें कमी निकालनी होती है, उन एजेंटों की बातें सुन सुन के जिन्हें इन लोगों ने प्लांट किया हुआ है बाहर के देशों ने। वो यूट्यूब पे आकर के ऐसे ऐसे साक्ष्य पैदा करते हैं, साक्ष्य दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। जब बात देश की आती है तो ना कोई पार्टी मतलब रखती, ना कोई धर्म मतलब रखता, ना रिलीजन मतलब, ना जाति, ना कुछ, भारतीयता मतलब रखती है। और इंडिया के लिए, इंडिया की अखंडता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो। नमस्कार साथियों। साथियों, आजकल कई लोगों की एक आदत बन गई है कि उनके सामने कभी भी देश की बात कर दो, कभी देश की अच्छाई की बात कर दो, देश की तारीफ कर दो, या कभी सरकार की तारीफ कर दो, तो उनका दिमाग एकदम आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है और वो एकदम से काउंटर क्वेश्चन करने लगते हैं। मणिपुर का क्या हुआ, मणिपुर पे बताइए, मणिपुर पे बोलिए। एक्चुअली हमारे देश में कुछ लोगों का दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, धुल दिया गया है, और उनके दिमाग में 3-4 वर्ड फीड कर दिए गए हैं। आप उनके सामने कभी भी कोई अच्छी बात कर लो, वो मणिपुर बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, 5-6 वर्ड है, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको। वो वही टेप रिकॉर्ड की तरह बोलते चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हकीकत क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों की जो ये बात है इसको एक तरीके से खोल दिया जाए, और पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया है कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है, ताकि इन्हें पता चले। और मैं जानता हूं ये इसको भी नहीं मानेंगे, कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सारी चीजें प्रूव्ड हैं, चेक करना चाहें तो चेक कर लें, हर चीज का दस्तावेज मौजूद है। ये फिर भी नहीं मानेंगे, बट क्या करें, हम भी आदत से मजबूर हैं, सच लाए बिना हमें भी चलनी पड़ेगा। मणिपुर में इतना बड़ा खेल खेला गया है, मणिपुर क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में और भारत के कई क्षेत्रों में, कि इन लोगों को जो ये ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, इनका, इनके नेता लोग इनको 3-4 शब्द रटा देते हैं। अब ये बिना कुछ देखे सुने पढ़े हर जगह वही कमेंट करते रहते हैं। एक तरीके से होता है ना वो ज़ॉम्बीज़ की तरह, ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी पढ़ा दो वैसे जहाँ कर दो वहीं चलता रहता है, इस तरीके से। तो इसीलिए इन ब्रेन वॉश्ड युवाओं को थोड़ा सा ये बताने के लिए कि भैया गेट वेल सून, मैंने मणिपुर के बारे में एक डिस्कशन किया है, आइए मणिपुर पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मणिपुर पहले क्या था, ये अपना एक अलग से प्रांत था। जैसे भारत में अलग अलग देशी रियासतें थीं, ऐसे ही मणिपुर भी था, अलग से एक प्रोविंस था। और पहले ये जो नॉर्थ ईस्ट में आपको अलग अलग राज्य दिखाई दे रहे हैं ना, पहले सब ऐसे अलग अलग राज्य नहीं हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक पोर्शन हुआ करता था, ठीक है, जिसको अंग्रेज लोग अलग तरीके से देखते थे और अलग तरीके से उसको यूटिलाइज करते थे। अंग्रेज लोगों का मानना ऐसा था कि जो नॉर्थ ईस्ट है, हमें नॉर्थ ईस्ट से 2 चीजें लेनी है। नॉर्थ ईस्ट में उनके 2 अच्छे फैक्टर्स थे जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे। पहला तो था कि यहाँ से चाय लेनी है, यहाँ चाय के बागान लगाने हैं, चाय की ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करनी है, एक तो इनका ये था। और दूसरा ये लोग नॉर्थ ईस्ट से जो चाहते थे वो था आपका ऑयल। असम में ऑयल की काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने की संभावनाएं हैं, तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि असम में या नॉर्थ ईस्ट में ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए या गैस को एक्सप्लोर किया जाए। ये 2 इनके यहाँ पर इंटरेस्ट थे अंग्रेजों के, ठीक है, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ साहब, ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट में जैसे जैसे अपना दखल बढ़ाया, ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पर तो ट्राइब्स रहती हैं, यहाँ तो ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, जंगल क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ तो एसटी लोग ज़्यादा हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ज़्यादा हैं, तो क्यों ना कुछ और भी किया जाए। तो अंग्रेजों ने सोचा यार इनका और क्या करें। अंग्रेजों ने अपना एक मिशन यहाँ पर चालू कर दिया, और जो अगला मिशन जो उन्होंने चालू किया वो था क्रिश्चियनिटी का। अंग्रेज लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का विकास हो, उसका विस्तार हो। जैसा कि आपने चार्टर एक्ट में भी सुना होगा, क्रिश्चियनिटी की मिशनरीज इंडिया में आई, उनके लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था करी गई। ऐसे ही उद्देश्य के साथ क्रिश्चियनिटी के फैलाव के लिए नॉर्थ ईस्ट में भी अंग्रेजों ने इन एसटीज को या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जनजातियों को चुना। बात समझ में आ गई। तो अंग्रेजों के यहाँ पर जो हित थे वो एक चाय थी, तेल था, या आप कहें कि गैस था, ठीक है। उसके अलावा जो उनका सोशल हित था, जो उनका सामाजिक हित था, वो था क्रिश्चियनिटी का विस्तार करना।
क्रिश्चियनिटी का विस्तार वो क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ट्राइब्स बहुत ज्यादा रहती हैं, इनको टारगेट किया जाना चाहिए और इन्हीं में क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन चुना था, इसमें किन क्षेत्रों को टारगेट किया था? तो पहली बात तो इसमें कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं था, यहाँ पे हर ट्राइब पर उन्होंने एक तरीके से अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करी थी और कई जगह वो सफल भी रहे। इसलिए आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में आज क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, जबकि आज़ादी से बहुत पहले जब अंग्रेजों ने अपना क्रिश्चियनिटी का कार्यक्रम चलाया था, उससे बहुत पहले तक यहाँ पर हिंदूज ज्यादा रहते थे और हिंदूज का ही गढ़ था। ट्राइबल लोग जो प्रैक्टिसेस करते थे, जो अपनी अलग अलग चीजों को फॉलो करते थे, त्योहार मनाते थे, ड्रेसिंग सेंस था, खान पीन था, वो सब हिंदू धर्म से एक तरीके से मेल खाता था और वो एक तरीके से हिंदूज ही थे। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब बात चलाते हैं आगे की। देखिए, अगली बात ये है, मैं स्पेसिफिकली मणिपुर की बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेट्स की बात करने का भी कोई मतलब है नहीं। मणिपुर की आप फिजिकल ज्योग्राफी देखिए, मणिपुर की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो देखने से साफ साफ पता चलता है नक्शे से कि इसका जो 90% एरिया है वो तो पहाड़ी क्षेत्र है। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये है पहाड़ी क्षेत्र, और जो 10% एरिया है ये है प्लेन एरिया। यानी कि मणिपुर केवल 10% मैदानी क्षेत्र है, बाकी 90% पहाड़ी क्षेत्र है। ये बात दिमाग में बैठ गई, ज्योग्राफी दिमाग में बैठ गई। ये पता चल गया पहले क्या सीन था और यही पता चल गया कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। अब देखो आगे का खेल। इन प्लेन एरियाज में 10% प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, और 90% इनका माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, 90%। मणिपुर में जो मैक्सिमम जनसंख्या है, मोर देन 50% जो जनसंख्या है वो है मैती कम्युनिटी की। मैती ट्राइब है, जनजाति है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 50% है पूरे मणिपुर में। और जो मैती ट्राइब है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50% है पूरे मणिपुर की, ये रहती है प्लेन एरिया में, जो कि सिर्फ 10% है। यानी कि मणिपुर की 50% से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ 10% क्षेत्रफल में रह रही है, और बाकी जो 90% पहाड़ी क्षेत्र है वहां रह रही है एक ट्राइब जिसका नाम है कुकी। कुकी ट्राइब, बात समझ में आ गई? इसकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, और ऐसी मणिपुर में कई ट्राइब्स हैं, कुकी भी है, एक और है वो है नागा ट्राइब। नागा ट्राइब एक्चुअली मणिपुर की नहीं है। नागा ट्राइब कई क्षेत्रों में फैली हुई है, जैसे आसाम में भी फैली है, नागालैंड में फैली है, मणिपुर में भी है, अरुणाचल में भी है, कई जगहों पे फैली हुई है। ये मैंने जैसा कि पहले बताया कि आज ये कई राज्यों में बटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का भाग, पहले कई राज्यों में नहीं बटा था। नागा अलग अलग फैले हुए थे, और नागाओं का मानना है कि हम सबको मिलकर के अपना एक अलग रीजन बनाना चाहिए, जैसे अखंड भारत वाली जो संकल्पना है उस तरह की एक संकल्पना इन लोगों की भी है। उसी क्रम में नागा लोग मणिपुर में भी बसे हुए हैं। चलिए साहब, इतनी बात क्लियर हो गई। नागा की बात बाद में करेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है ये दोनों। जो कुकी ट्राइब है ये आज की डेट में क्रिश्चियंस है, और जो मैती ट्राइब है ये है हिंदूज। बात पल्ले पड़ गई? मैती ट्राइब हिंदूज हैं और वैष्णव में मानते हैं, वैष्णविज्म में मानते हैं। अब जब आजाद हुआ था हमारा देश, तो उस समय जो वहां के प्रोविंस के राजा हुआ करते थे, उन्होंने हमारे नेहरू जी से ये कहा था कि देखिए नेहरू जी, जो मैती ट्राइब है ये केवल 10% एरिया में रहती है, और इन लोगों को एसटी का दर्जा हमने देने का सोचा है, और इनको एसटी का दर्जा प्राप्त है हमारे स्टेट में। तो हम चाहते हैं कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, 1947 में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, ये चाहते थे कि नेहरू जी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक एसटीज की यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनाए तो उसमें इनको भी शामिल कर लें। ये तो हैं ही, ये भी एसटीज थे, जो कुकी हैं ये भी एसटीज थे, ऐसा नहीं है, ये तो एसटीज थे ही, इनको भी एसटी का दर्जा दे दें, ऐसा इनके मणिपुर के राजा ने कहा था, जिनका नाम था बोध चरण सिंह। उन्होंने ऐसा कहा था। नेहरू जी ने उनकी बात सुन ली, ठीक है साहब। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनाई गई, तो उस लिस्ट में इनको शामिल नहीं किया गया था। जो 10% एरिया में रह रहे हैं मैती ट्राइब वाले, इनको शामिल नहीं किया गया था। यानी कि मैती ट्राइब 10% एरिया में जो रह रही है, जिसकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, वो एसटी नहीं है।
आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ठीक है ना, जो ज्यादा है उनको क्यों एसटी बनाना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो कुकी ट्राइब है, कुकी और नागा, कुकी प्लस नागा ट्राइब जो है, ये आपकी एसटी मानी जाती हैं और ये मणिपुर के 90% एरिया में रहती हैं, ठीक है। और जो मैती ट्राइब है, मैती ट्राइब आपकी एसटी नहीं मानी जाती, ये हिंदूज हैं और ये केवल 10% एरिया में रहते हैं। और ध्यान रखना, जिसको एसटी का दर्जा मिल गया है वो इनके एरिया में तो लैंड खरीद सकता है, लेकिन जिसको एसटी का दर्जा नहीं मिला है वो इनके एरिया में लैंड नहीं खरीद सकता। ये खेला है। पूरे राज्य में जो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन में है वो 90% क्षेत्रफल में तो लैंड खरीद ही नहीं सकते। यानी कि आने वाले 50 साल में जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी, मैती की पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी, तो इनके पास एरिया ही नहीं होगा रहने के लिए। तो इनको भी पहाड़ी क्षेत्र में लैंड खरीदने का अवसर मिल जाए, इसी चीज की वकालत करी थी बोधचरण सिंह जी ने, जो नेहरू जी ने नहीं मानी। आप बात समझ गए, ये मसला था। और इनको तो मिला हुआ था, लेकिन ये इनकी जमीनों को भी खरीद रहे थे, इस बात का क्लैश था। ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी आपके दिमाग में। आप कहोगे ठीक है साहब, यानी कि तो जाति का मामला हुआ ना। ना, ये जाति का मामला नहीं है, अभी भी जाति का मामला नहीं है, मामला कुछ और है, इंटरनेशनल मामला है, उस पर भी आ रहा हूं मैं। तो साहब इनको दर्जा नहीं मिला। लड़ाई क्यों हुई थी पिछले साल, मणिपुर क्यों जला था, मणिपुर का डिस्कशन क्यों चर्चा में आया था, जानिए उसको। वहां की जो हाईकोर्ट है मणिपुर की हाईकोर्ट ने यह कहा कि साहब देखो, मैती लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, इन लोगों को अपना कल्चर भी बचाना है, जमीन भी चाहिए, रहना भी है, चैन से रहने भी चाहिए, तो क्यों ना, हाईकोर्ट ने कहा क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कह करके इनको भी एसटी का दर्जा दे दे। ये बात वहां की हाईकोर्ट ने कही थी। इसी बात पर दंगा हो गया, और दंगा हुआ नागा प्लस कुकीज की तरफ से। आप कहोगे वो लोग कैसे दंगा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूं। उनको किसी ने सपोर्ट किया था दंगा करने के लिए, कैसे किया था आता हूं उस बात पर। लेकिन हाईकोर्ट ने ये बात कही थी। ये तो एक पहलू था दंगे का। दूसरा पहलू सुनिए, मणिपुर बन चुका है ओपीएम कल्टीवेशन का हब, यानी कि अफीम की वहां पर होती है खेती। उस अफीम की खेती की वजह से जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो आपको यहां दिखाया था, ये धीरे धीरे नशे का शिकार हो रहा है, धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट हो रहा है। और जैसे जैसे ड्रग का एडिक्ट होगा वैसे वैसे वहां के लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनको ड्रग नहीं मिलेगा तो उनको रिएक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही वहां के बीरेन सिंह ने, जो कि सीएम थे मणिपुर के, पिछले साल फरवरी की बात है 2023 की, बीरेन सिंह ने कहा कि हम इस ड्रग के पूरे जाल में शिकंजा कसेंगे और ड्रग सिस्टम को पूरा खत्म करेंगे, वैसे ही ये दंगा और ज्यादा विकराल रूप ले गया। तो दंगा हुआ किस वजह से, जानिए। दंगा हुआ, एक तो वहां के सीएम ने यह कहा कि हम ड्रग के जाल को खत्म करेंगे, और जो लोग ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उनको पकड़ के बाहर करेंगे। प्लस वहां की हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई जो मैती कम्युनिटी है उसको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन दोनों चीजों से खफा हो गए वहां के नागा प्लस कुकी लोग। खफा होने के साथ साथ तगड़ा वाला दंगा कर दिया। और दंगा किया किसकी सहायता से, अब मैं वहां आता हूं। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात पे आते हैं। देखो साहब, जब अंग्रेजों ने ये सपना देखा था कि हमें भाई नॉर्थ ईस्ट को, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, हमें नॉर्थ ईस्ट को कैसे भी करके चाय के लिए और अपने तेल के लिए यूटिलाइज करना है, प्लस क्रिश्चियनिटी के लिए काम करना है, तो अंग्रेजों ने एक सपना ये भी देखा था कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का पार्ट नहीं बनने देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अपना एक इंडिपेंडेंट, एक तरीके से देश बना देंगे, इंडिपेंडेंट किंगडम बना देंगे, जो पूरे एशिया में ऐसी किंगडम होगी जो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती होगी। जिससे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता क्या था, पहले फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज होती थी, जो बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े अमीर देश थे, और जो गरीब देश थे उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। और गरीब देश माना जाता था कई सारे छोटे देशों को, जिनमें से भारत भी एक था। तो इनका कहना ये था, अंग्रेजों का कहना ये था कि भाई देखो, हम सब तो क्रिश्चियन हैं ही, यहाँ भी क्रिश्चियन हैं, यहाँ भी सब क्रिश्चियन हैं, सब जगह क्रिश्चियन हैं, लेकिन इस पूरे रीजन में, जो पूरे एशिया वाला रीजन है,
यहाँ कोई क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाला देश नहीं है जो प्रमुख देश हो, तो क्यों ना इन गरीब देशों में भी अपना एक देश ऐसा बना दें या अपना एक रीजन ऐसा बना दें जहां पर हमारे क्रिश्चियंस रहते हो और इस पूरे रीजन में इस बात का धाक बनी रहे कि यहाँ भी क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियनिटी को फैलाने का जो इनका सपना था वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रहा था अंग्रेजों के काल में। अंग्रेजों ने ये सोचा था, लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि जैसे ही हमारा बंटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान का, इधर बना था ईस्ट पाकिस्तान, आपको याद हो, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। जैसे ही बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान में हो गया युद्ध, मतलब युद्ध इन द सेंस लोगों का काफी आना जाना, काफी लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ हुआ था। आपको 1947 का पता होगा, काफी माइग्रेशन हुआ, खून बहा, दोनों तरफ मारकाट हुई, बहुत कुछ हुआ था। इस बात से यहाँ भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो अंग्रेजों को लग गया कि यहाँ पर रह करके उनका खेल चलना आसान नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर प्रॉक्सी खेल चलाया जाए। प्रॉक्सी का मतलब होता है हम डायरेक्टली यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ अपनी हरकतें करते रहेंगे। अंग्रेजों ने अपनी हरकतों को आगे चलाने के लिए 2-3 बकरे पकड़े। एक तो पकड़ा चाइना, एक पकड़ा आपका ईस्ट पाकिस्तान, एक पकड़ा यूएस। यूएस तो था ही इनके साथ, यूएस इनके साथ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, यूएसए, ठीक है। और अंग्रेज तो खुद थे ही यहाँ पर, यूके मान लो, यूके इधर मान लेते हैं, चलो यूके। तो अंग्रेजों ने चाइना के इंटेलिजेंस के साथ यूएसए की मदद लेते हुए ईस्ट पाकिस्तान में अपना एक बेस बनाया और यहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने का सोचा। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो इंडिया आजाद हो चुका है, ये क्या कर लेंगे। इनडायरेक्टली बेस बनाया इसको और यूज किया इन तीनों को, और यहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रसार किया धीरे धीरे। और प्रसार के लिए इन्होंने चुना नागास को, नागास को चुना, कुकी को चुना। ये लोग इनकी बातों में आ रहे थे और इनका एजेंडा चला रहे थे। चुना तो मैती को भी था कि आप भी भाई साहब क्रिश्चियन बनिए, फॉलो करिए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था, जिसका खामियाजा ये भुगत रहे थे और आज तक भुगत रहे हैं। बात समझ गए। अब अंग्रेजों ने क्या कहा, इनको तो क्रिश्चियन बनवा दिया, बनने के बाद इनको पैसा भी देने लगे, इनसे बोलने लगे कि तुम जितना हो सकता है जमीन खरीदो प्लेन एरिया में, ये प्लेन एरिया जहां पर मैती लोग रहते थे, यहां पर जितनी जमीन खरीद सकते हो जमीन खरीदो और अपना ज्यादा से ज्यादा विकास करो। ये मामला चल रहा है। 1960s की दौर में चाइना का कम्युनिज्म काफी ज्यादा पीक पकड़ रहा था। इंडिया में काफी ज्यादा कम्युनिज्म की बात चल रही थी, साम्यवाद की बात चल रही थी, और उस साम्यवाद की आग पूरे भारत में तो फैली हुई थी। नक्सलिज्म भी पनप रहा था। आपको पता है जो नक्सलिज्म है ये भी कम्युनिज्म की एक तरीके से शाखा है, नक्सलवाद। उसी कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए चाइना ने यहां पर एक गुट बनवाया, इनडायरेक्टली गुट, मणिपुर में एक गुट बनवाया जिसका नाम था यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये नाम है। और ये गुट बना था 1964 में। मैंने बोला ना 1960s में ये लहर चल रही थी। इस 1960s की लहर में बना हुआ यूएनएलएफ एक शख्स ने बनाया था, वो उसका सरदार था एक तरीके से, और उसका नाम था समरेंद्र सिंह। समरेंद्र सिंह, इसने ये बनाया था। यूएनएलएफ अपना अलग से एक एजेंडा चला रहा था कि हमें मणिपुर को एक अलग से राज्य बनाना है और इसे रिपब्लिक सोशलिस्ट बनाना है। वही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक ही चीज है, अलग से बनाना है और लोगों को यहाँ पर अधिकार देने हैं, ज्यादा से ज्यादा इनका विकास करना है। उसने अच्छी अच्छी बातें करी और लोग इसकी बातों में आ गए। इसका कारण एक ये भी था कि कांग्रेसी सरकार यहाँ पर अच्छा विकास नहीं कर रही थी। कहाँ पर? मणिपुर में। तो मणिपुर के लोग कांग्रेसी सरकार से परेशान भी थे और वो चाहते थे कि नया लीडर कोई निकल के आए। ये लीडर निकल करके आया और इसने वहां के यूथ को काफी ज्यादा प्रभावित किया और यूथ इसकी बातों में आ गया और सब ने जो है कसम खा ली कि मणिपुर को लिबरेट करेंगे, एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो हर तरीके से अलग होगा, हो सका तो देश बना देंगे। ये इनका उद्देश्य था यूएनएलएफ। ये ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है वहां पर। इसी ग्रुप में समरेंद्र सिंह जैसा ही एक नौजवान और निकला और 1968 में उस नौजवान ने एक इसी का यूएनएलएफ का यूथ विंग बनाया। यूथ विंग, यूथ विंग यानी कि नौजवानों का एक तरीके से शाखा बनाई और इसका नाम था मणिपुर यूथ लीग। ठीक है, मणिपुर यूथ लीग बनाई एक शख्स ने जो इसी पार्टी से, इसी गुट से निकला था और उस शख्स का नाम था ओइनम सुधीर
कुमार। अब आप समझ रहे हो कम्युनिज्म किसका? चाइना का। चाइना की मदद से क्या बना? एक संगठन बना यूएनएलएफ। किसने बनाया? इसने। इसको चाइना सपोर्ट कर रहा था। इसी संगठन की एक यूथ विंग निकल के आई। इसको कौन बना रहा था? ओइनम सुधीर कुमार। और इसको भी कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट कर रहा था। ये मणिपुर की यूथ लीग थी। अब इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो। अब समरेंद्र सिंह ने सुधीर कुमार से कहा क्यों ना हम दोनों मिल जाएं और एक रिवॉल्यूशन लेकर के आए मणिपुर में, एक क्रांति लेकर के आए और मणिपुर को अब एक झटके में आजाद कराएंगे। इसने कहा कि देखो हम अभी तैयार नहीं है इस क्रांति के लिए, मार धाड़ के लिए भी हम तैयार नहीं है, थोड़ा हमें टाइम दो। इसने कहा ठीक है तुम टाइम ले लो। इसने टाइम लेने के नाम पर ये चला गया ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान बोले तो यहाँ पर बांग्लादेश वाले एरिया में, यहाँ पर चला गया। ईस्ट पाकिस्तान में ये चला गया। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या। जो सुधीर कुमार है, सुधीर कुमार 1969 से 1971 तक रहा ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में ये क्यों रह लिया आराम से? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान सबका बेस बना हुआ था। ब्रिटिशर्स, यूके, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान सब मिलकर के ईस्ट पाकिस्तान से कंट्रोल कर रहे थे हमारे नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, इन सबका बेस बना हुआ था, इसलिए ये सेफली यहाँ जा पाया। लेकिन इत्तेफाक से ईस्ट पाकिस्तान में हो गया बंटवारा और 1971 में बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश। बेचारा सुधीर कुमार परेशान, कह रहे यार तो बांग्लादेश बन गया, अब ये लोग तो हमारी एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करने देंगे, क्या करूं। 1971 में ये भाग गया सुधीर कुमार। सुधीर कुमार भाग गया म्यांमार। म्यांमार। इसने कहा कि मैं यहां से ऑपरेट करूंगा। म्यांमार कहाँ है? ये देखिए, ये रहा म्यांमार, ये रहा, ये भाग गया म्यांमार। ये म्यांमार। इसने कहा यहां से ऑपरेट करूंगा। ठीक है करो तुम ऑपरेट, तुम्हें देखते हैं। अच्छा, इन पर एक पैनी नजर बनाई हुई थी हमारी इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस पूरी पैनी नजर बनाई हुई थी और कोशिश कर रही थी कि कब इनके ग्रुप में, यूएनएलएफ में, कब कुछ ऐसा हो कि हम इस ग्रुप को तोड़ पाए। और ऐसा अब होने लगा था, क्योंकि ये भाग गया था पहले बांग्लादेश में, फिर भाग गया था म्यांमार में, और धीरे 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 इस ग्रुप में एक तरीके से टूटने लगा था ये ग्रुप। और फिर उसी क्षण जो आपके ये समरेंद्र सिंह थे, समरेंद्र सिंह ने यूएनएलएफ छोड़ दी। अब यूएनएलएफ किसके भरोसे है? किसी के भरोसे नहीं। मणिपुर में यूएनएलएफ को चलाने वाला कोई नहीं है इस वक्त। जो इनके समरेंद्र सिंह थे उन्होंने उसको छोड़ दिया है। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चला पाऊंगा, तुम लोग पता नहीं क्या विचारधारा लेके चल रहे हो। और जो सुधीर कुमार था, पहला बांग्लादेश भागा, मतलब पहले ईस्ट पाकिस्तान भागा जो बांग्लादेश बन गया था, फिर भागा म्यांमार। अब म्यांमार में रखा हुआ है, छुपा हुआ है आपका सुधीर कुमार। और म्यांमार से सुधीर कुमार को यहां पर, सुधीर कुमार यहां पर है, म्यांमार में है। अब चाइना ने सुधीर कुमार से कहा कि भाई सुधीर कुमार अब तुम अपनी एक्टिविटी तेज करो, हम तुमको मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, तुम आर्म रिबेलियन स्टार्ट करने के लिए सोचो और हम तुम्हें हर तरीके की ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आर्म यानी कि हथियार से कैसे रिवॉल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है, उसमें लग गया। और इसी का एक साथी और था, इसी का एक साथी और था जिसका नाम था राजकुमार मेघेन। मेघेन। इसको चाइना ने कहा कि तुम यहां आ जाओ। ठीक है, इनका एक जगह है यहां पर, उसका नाम है लहासा। लहासा, कि तुम लहासा आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इसका ये आदमी लहासा पहुंचा, चाइना से इन्होंने बात करी। बात करने के बाद चाइना ने इससे कहा कि तुम एक काम करो, मणिपुर में अभी यूएनएलएफ का कोई है नहीं, तो तुम मणिपुर पहुंचो और मणिपुर पहुंच के वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करो और लोगों में कम्युनिज्म, सोशलिज्म की भावना लेकर के आओ, लोगों को उत्तेजित करो कि हमें क्रांति लानी है, क्रांति लानी है। तो ये लोगों का माइंड वॉश कर रहा है। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। ये आर्म रिबेलियन के बारे में सोच रहा है। और करते 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 स्थिति ये हो गई कि यूएनएलएफ के 3 पार्ट हो चुके हैं अब। यूएनएलएफ वही जो तोड़ने की सोच रही थी मणिपुर को। एक तो आपका समरेंद्र सिंह था जो छोड़ चुका है, अब इसे छोड़ो उस बात को। दूसरा सुधीर है, सुधीर आर्मी की बात सोच रहा है या आर्म रिबेलियन की बात सोच रहा है। और एक आपका राजकुमार है। ठीक है, ये छुपा है म्यांमार में, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। ये जो राजकुमार है ये छुपा हुआ है मणिपुर में और लोगों का माइंड वॉश कर रहा है।
धीरे धीरे हमारी इंटेलिजेंस ने ऐसा शिकंजा कसा कि लाला को पकड़ लिया, राजकुमार को। अब मणिपुर में यूएनएलएफ का फिर से कोई नहीं, और इंटेलिजेंस हो चुकी है अब मजबूत। अब इंटेलिजेंस नहीं छोड़ी, और राजकुमार को उठा करके ले आए अपने साथ और बोले कि बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे। राजकुमार ने कहा नहीं मानेंगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। और अपने साथियों के दम पर जो वापस उनसे छूट गया, भाग निकला। और बात थी 2011 की, 2011 में ये भाग निकला और इसने कहा कि मैं नहीं मान रहा, तो मैं जो करना है कर लेना, और ज्यादा मुझको छुआ तो मेरे साथी लोग अभी पूरा मणिपुर जला देंगे, धमकी दी थी इसने। भाग गया 2011 में। इंटेलिजेंस ने कह दिया ठीक है, तुम डायरेक्टली हमारे हाथ नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और तब से लेके अभी 2023 तक इसको इस कदर न्यूट्रलाइज किया है कि इसे जेल में भी डाला, जेल में इसकी बुद्धि को भी घुमाया, इसकी जो रेडिकल, जो एक तरीके से कट्टर जो सोच बन गई थी उसे खत्म किया, और वापस इसे जेल से बाहर लेके आए और बोले अब बताओ क्या करोगे। बोला हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हम तो अपने लोगों के साथ हैं, हम तो मैती लोगों का हित चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि मैती लोगों को इंसाफ मिले, हम तो चाहते हैं कि ये अच्छे से रहें। एकदम इसके सुर बदल गए। तो हमारे अमित शाह जी ने कहा कि ठीक है, तुम यूएनएलएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना मणिपुर में, तुम जेल से भी आ गए हो, तुमको 10 साल तक हमने रगड़ भी दिया अच्छे से, पहले तुम मान नहीं रहे थे, अब तुम मान गए हो, ठीक है साइन करो। तब जाकर के पिछले साल 29 नवंबर को आपने देखा होगा 2023 को जो यूएनएलएफ है इसने पीस डील साइन करी है हमारे गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार के साथ, जो अमित शाह के साथ करी थी कि हम कोई हू हल्ला नहीं करेंगे। अभी भी यूएनएलएफ का एक आदमी बचा हुआ है, कौन सा? ये वाला सुधीर कुमार अभी भी बचा हुआ है। चलो हमें उससे क्या मतलब, म्यांमार में वहां रहे, हमारे देश में तू अभी कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन मसला एक और भी है, वो समस्या हो गई। पहले मैंने आपको एसटी वाला किस्सा सुना दिया कि कैसे क्या खेल किया गया, दूसरा मैंने आपको ये समझा दिया कि चाइना और बाहर के लोग कैसे खेल कर रहे थे। अब तीसरा और समझो, तीसरा खेल और भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। अंग्रेज लोग कम चालाक नहीं थे, उन्होंने एक गणित और काट लिया था, उनको पता था कि लफड़ा हो सकता है। तो मणिपुर में ही जो कुकी लोग थे ना, कुकी लोगों का शक्ल हो गया, उनका हिसाब किताब हो गया, बाकी नस्ल वगैरह हो गई, वो सब कुछ मैच करती थी म्यांमार में रहने वाले चिन लोगों के साथ। अंग्रेजों ने म्यांमार में चिन लोगों को धीरे धीरे प्रेरित करना स्टार्ट किया कि आप मणिपुर में जाइए और मस्त अपने रहिए, आपके जैसे लोग रहते हैं वहां पर। चिन लोगों को धीरे धीरे इंडिया में अंदर आने दिया, और ये आना भी चाहते थे, कौन नहीं आना चाहता कि भारत में आकर के रहें अपने मस्त तरीके से। और म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है काफी पोरस बॉर्डर है, पोरस मतलब आसानी से आया जाया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं दलदल है, कहीं नदी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, हर जगह फेंसिंग करना मुमकिन नहीं है, तो कोई भी आसानी से आ सकता है। अंग्रेजों ने चिन लोगों को फंडिंग करी और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में चिन लोगों को बसा दिया धीरे धीरे। चाइना भी फंडिंग कर रहा था, यूएस भी कर रहा था। मैं आपसे वही कहता हूं, आप समझते नहीं हो बात को। आप लोग अपने ही देशवासियों के साथ लड़ते हो, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, अपनी सरकार को गाली देते रहते हैं, हर चीज में आपस में ही करते रहते हैं, लेकिन खेल कोई और खेल रहा है। विदेशियों ने इन लोगों को पैसा दे करके यहाँ बसा दिया धीरे धीरे, और इनसे कहा कि तुम पहाड़ों पर बस गए हो, यहाँ पर खेती करो ओपीएम की, पैसा हम दे रहे हैं, अफीम की खेती करवाइए इनसे। और कुकी लोग इनका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कुकी लोगों से इनकी पहचान मिलती थी। कुकी लोग क्या कर लेते, अफीम की धीरे धीरे खेती कर करके पूरी मणिपुर को अफीम का गढ़ बना दिया। और इसी चीज के बारे में पिछले साल मणिपुर के सीएम ने कहा था, बीरेन सिंह ने, कि हम मणिपुर में ऐसे लोगों को छांटेंगे जो बाहर से आए हैं, जो चिन लोग हैं, ऐसे लोगों को छांटेंगे, इन्हें बाहर करेंगे और इसको मणिपुर को ड्रग फ्री बनाएंगे। और जब तुम ऐसी बात बोल दोगे तो इन देशों को कैसे शांति मिल जाएगी? ये देश अपने एजेंटों से यहां काम कराते हैं। इनके एजेंट पता है कौन है? कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूब वाले, कुछ पत्रकार लोग, जो बार बार अरे मणिपुर में क्या हो रहा है, अरे मणिपुर में क्या हो रहा है। भाई किसी के भी ड्रग को छीनोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा, और वही हो रहा है। मणिपुर, जो लोग बोलते हैं ना मणिपुर बोलो, मणिपुर बोलो, ये है मणिपुर की हकीकत। वहां का युवा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, उसके एडिक्शन को छुड़ाना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पंजाब का युवा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, उसको छुड़वाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो धीरे धीरे खालिस्तानियों के साथ कई लोग वहां पे मिल जाते हैं। वही मणिपुर में किया जा रहा है। मणिपुर में लोगों को एसटी का दर्जा छीना नहीं जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, तो देने नहीं दे रहे हैं। आप ही बताओ, जिनकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, क्या वो 10% एरिया में रह लेंगे?
वो भी तब जब वहां पे इतने ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, इतने ज्यादा दूसरे लोगों का हस्तक्षेप है, दूसरे देशों का हस्तक्षेप है, उसके बावजूद। सोचिए जरा, अब बताओ गलत कौन? और अगर मेरी बात गलत है तो मुझे जरूर बताओ। हर चीज सही है, वो क्यों नहीं सोचते हम? सवाल ये है।